ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, मैंने हमारे चैनल पर कई बार एक बात बताई है कि सत्ता और पैसे ये जब अच्छे लोगों के पास में होते हैं तो वे उनका उपयोग समाज की सेवा में, समाज को सही मार्ग में, सही दिशा में ले जाने के लिए करते हैं। और इसी कारण से अच्छे लोगों के पास में, सज्जनों के पास में सत्ता और पैसे इन दोनों का ही होना आवश्यक होता है। हाँ, आप अगर बिल्कुल ही फक्कड़ हो, साधु जैसा, वैरागी जैसा जीवन जी रहे हैं तो वो एक अलग बात होती है। पर अगर आप व्यवहारिक जीवन में हैं तो उसमें सत्ता और पैसे इन दोनों की ही आवश्यकता होती है। और ये दोनों चीज़ें जब अच्छे व्यक्तियों के पास में, अच्छे लोगों के पास में, सज्जनों के पास में होती है तो वे उसका सदुपयोग करते हैं। पर यही सत्ता और पैसा गलत लोगों के पास में जाता है तो वे उसका दुरुपयोग करते हैं, समाज को एक गलत दिशा में लेकर के जाते हैं और उसके बहुत भयावह परिणाम देखने को मिलते हैं। मैंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कई बार आप सभी मित्रों से बात की है कि आज भी देश की अलग अलग इतनी सारी फिल्म इंडस्ट्रीज है, पर सबसे ज़्यादा हमारे इतिहास पर, ऐतिहासिक हो, पौराणिक हो, या हमारे संतों पर हो, वीरों पर हो, महापुरुषों पर हो, सबसे ज़्यादा फिल्में कौन सी फिल्म इंडस्ट्री बनाती है? तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बनाती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने इस पर पूरा अलग से वीडियो भी बनाया था, ये वीडियो आप अवश्य देखना। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री लगभग 40 के दशक से ही, इतने दशकों से, पिछले लगभग 8 दशकों से वे लगातार ऐतिहासिक पौराणिक फिल्में बनाते आए थे। और तेलुगु जनता ने, दर्शकों ने उन फिल्मों को सपोर्ट किया, उन फिल्मों को थिएटर में जाकर देखा। और इस कारण से अच्छे प्रोड्यूसर्स के पास में, अच्छे लोगों के पास में वहाँ पर हमेशा से ही पैसा रहा है और वे अच्छे कंटेंट पर उसे इन्वेस्ट करते आए हैं। और इसी कारण से लगातार इस प्रकार से ऐतिहासिक हो, पौराणिक हो, हमारे संतों पर हो, ऐसी फिल्में लगातार वहाँ पर बनती आई है और आज भी बन रही है। इसी कारण से आज पूरे देश भर में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का अपना एक अलग स्थान है और देश भर से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को ये प्रेम मिलता हुआ हम देख सकते हैं। पर इसी के विपरीत आप बॉलीवुड का उदाहरण ले लीजिए। बॉलीवुड में भले ही 80-90 के दशक तक एक ज़मीन से जुड़ा हुआ कंटेंट थोड़ा बहुत हमें देखने को मिला है। जो कैरेक्टर्स थे वो रिलेटेबल थे, जो पारिवारिक वातावरण जिस प्रकार से दिखाया जाता था वो उससे हम रिलेट कर पाते थे। पर फिर भी एक सटल वे में आप एक वामपंथी माइंडसेट उन फिल्मों में आपको देखने को मिलेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। उस समय भले ही वो कैरेक्टर्स थोड़े रिलेटेबल लगते थे, ज़मीन से जुड़े हुए लगते थे, पर जो थीम थी बहुत भयानक थी, एक सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट माइंडसेट की। और वहाँ से फिर जब ऐसी माइंडसेट की फिल्में बनती है तो स्वाभाविक सी बात है, व्यक्ति का समाज के प्रति, अपने ही कल्चर के प्रति, परंपराओं के प्रति एक उदासीन भाव बन जाता है कि नहीं यार, ये क्या है, ये समाज, परंपराएं, सिस्टम वगैरह, उनके प्रति हमारे मन में एक असंतोष की भावना बनती है और धीरे 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 वो बढ़ती जाती है। भले ही तुरंत उस जनरेशन में ना दिखे, पर अगली जनरेशन में उसके भयावह परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। और इसी कारण से आप देखिए फिर लगभग सन 2000 के बाद में एक एलिट माइंडसेट के ज़्यादातर फिल्म मेकर्स इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में आए हुए आपने देखे होंगे, जिन्होंने कुछ ऐसा कंटेंट बनाया। भले ही लगभग सन 2012-13 तक भी आप देखेंगे तो उतना ज़्यादा बिल्कुल प्योर, एक बहुत वोक, एक्सट्रीम वोक नहीं था वो सारा कंटेंट, पर फिर भी सन 2000 के बाद में आप एक धीरे धीरे एक हल्का हल्का सा बदलाव दिखना शुरू हो गया था, जो बाद में अभी पिछले 7-8 वर्षों में तो बहुत एक्सट्रीम हो गया है। अब कुछ ऐसा कंटेंट आ रहा है पिछले 7-8 वर्षों में बॉलीवुड से जिसके साथ देश की सामान्य जनता कनेक्ट ही नहीं कर सकती। एक प्योर वोक, एक टॉक्सिक वोक माइंडसेट की, एक बिल्कुल एलिट माइंडसेट की फिल्में, कंटेंट, उसके साथ, उन कैरेक्टर्स के साथ, उनकी कहानियों के साथ, उनके लाइफस्टाइल्स के साथ, उनके डिसीजंस के साथ हम किसी भी प्रकार से रिलेट ही नहीं कर सकते। पर फिर भी ये इकोसिस्टम ऐसे कंटेंट को, ऐसे प्रोड्यूसर्स को हमेशा प्रमोट करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउस हैं उनकी कैसे मोनोपोली है। जो मैंने देखा है, चाहे धर्मा हो, वाईआरएफ हो, इनको लेकर ये पूरा जो इकोसिस्टम है, चाहे वो पपेट मीडिया हो, पपेट क्रिटिक्स हो, वो कैसे हमेशा गुणगान गाते रहते हैं। तो ऐसे कुछ बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की एक मोनोपोली हम इस इंडस्ट्री में देखते हैं। पर दूसरी तरफ अभिषेक अग्रवाल जी जैसे प्रोड्यूसर, जिन्होंने पिछले वर्ष द कश्मीर फाइल्स को प्रोड्यूस किया था, इसके अलावा भी और कुछ उन्होंने तेलुगु फिल्मों को प्रोड्यूस किया हुआ है, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से ही है। गूढ़ाचारी को उन्होंने प्रोड्यूस किया था, गूढ़ाचारी 2 भी उनकी आ रही है, उसको मैं एक प्रॉपर स्पाई यूनिवर्स कहूँगा।
टाइगर नागेश्वर राव अभी उनकी आ रही है, और भी कुछ तेलुगु फिल्मों को उन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ है, और द कश्मीर फाइल्स के प्रोड्यूसर के रूप में ही हम उनको जानते हैं। अब देखिए, पिछले वर्ष उनकी फिल्म को सफलता मिली, द कश्मीर फाइल्स को, और उस कारण से अभी आप देख सकते हैं कि अगली फिल्म द डेली फाइल्स का सब्जेक्ट उन्होंने कितना बोल्ड, मैं उसको कंट्रोवर्शियल नहीं कहूँगा, पर बहुत ही साहसी ऐसा विषय उन्होंने चुना है द डेली फाइल्स के लिए। मैंने इस पर पूरा अलग से वीडियो बनाया है, वीडियो आप अवश्य देखना। और ये वो करने में इसीलिए समर्थ हो पाया, ये बल उन्हें इसी कारण से मिला, ऐसा इतना साहसी विषय चुनने का, क्योंकि द कश्मीर फाइल्स को वैसी सफलता मिली। इसी कारण से मैंने कहा कि अच्छे लोगों के पास में, सज्जनों के पास में जब पैसा हो या सत्ता हो वो होती है, तो वे उसका सदुपयोग करते हैं। और इसी कारण से ऐसे अच्छे कंटेंट को, अच्छे प्रोड्यूसर्स को हमें सपोर्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये इकोसिस्टम तो दूसरे ही कुछ एलिट माइंडसेट के प्रोड्यूसर्स की चाटुकारिता में लगा रहता है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छे प्रोड्यूसर्स को, अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करें, उन्हें आगे आने में हम जितना हो सके हमारी तरफ से सहायता दें, ताकि आने वाले समय में एक इस बॉलीवुड के इकोसिस्टम के से अलग एक दूसरा इकोसिस्टम खड़ा हो, जो ऐसे अच्छे कंटेंट को प्रोड्यूस करे, अच्छी फिल्म में वो बनाए, और टेक्निकली वेल मेड वो फिल्में हो। तभी हम बॉलीवुड के इस इकोसिस्टम की मोनोपोली को तोड़ सकते हैं, क्योंकि इस बॉलीवुड के इकोसिस्टम के अंदर घुस के कुछ अच्छा कंटेंट बनाना ये असंभव है, क्योंकि यहाँ पर वो एलिट, वोक्स, वामपंथी माइंडसेट के ज़्यादातर जो लोगों का एक वर्चस्व बना हुआ है ना, वो दूसरे किसी को अंदर घुसने नहीं देते हैं। अपने अपने जो कुछ उनकी लॉबी बनी हुई है, जो उनके स्टार किड्स है, या आउटसाइडर्स भी हो, तो जो लोग उनके LGBTQ एजेंडा हो, सेक्सुअल लिबरेशन हो, रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा हो, ऐसे कंटेंट को, ऐसी फिल्मों में जो काम करने के लिए रेडी होते हैं, ऐसे आउटसाइडर्स को भी वो अपने साथ ले लेते हैं। राजकुमार राव, ऐश्वर्या खुराना की फिल्म में आप हाल ही के समय में आई हुई देख लीजिए, कितनी टॉक्सिक माइंडसेट की फिल्म है। अगले जनरेशन को बर्बाद करने का पूरी सामग्री उन फिल्मों में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे आउटसाइडर्स को फिर ये अपनी लॉबी में ले लेते हैं। पर अगर आप राष्ट्रवादी विचारधारा से है, तो ये इकोसिस्टम आपको साइड कर देगा बिल्कुल। और यहाँ तक कि ये इकोसिस्टम आपका उस राष्ट्रवादी फिल्म मेकर का कैरेक्टर असैसिनेशन करने में भी कोई देरी नहीं करता। एक पूरा प्रॉपर वे में पूरे ऐसे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, मजाक उड़ाया जाता है उन फिल्म मेकर्स का। जो लोग फॉलो करते होंगे इस बॉलीवुड के सारे मीडिया हाउस आर्टिकल्स वगैरह को, वो ये बात समझ सकते हैं। तो इस इकोसिस्टम के अंदर कुछ बदलाव लाना ये असंभव है, ये संभव ही नहीं है। इसी कारण से एक अलग इकोसिस्टम खड़ा होना, जहां पर राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स हो, जैसे कि अभी तक केरला स्टोरी को भी हम देख रहे हैं। विपुल अमृतलाल शाह उसके प्रोड्यूसर है, जिन्होंने इससे पहले सिंह इज किंग, फोर्स, कमांडो 1, 2, 3, हॉलीडे, इन जैसे फिल्मों को प्रोड्यूस किया हुआ है। उनमें भी कहीं ना कहीं पर आपको एक राष्ट्रवादी विचारधारा देखने को मिलेगी ही, सटल वे में सही पर देखने को मिलेगी। पर अभी उन्होंने एक बहुत ही साहसी ऐसी फिल्म को प्रोड्यूस किया था, केरला स्टोरी को। तो आशा करते हैं कि आगे जाकर और वे भी और भी ऐसी साहसी फिल्मों को प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसा एक अलग इकोसिस्टम खड़ा होना आवश्यक है, जहां पर उन फिल्म मेकर्स की फिल्मों को सफलता भी मिले, ताकि वो और अच्छे कंटेंट में इन्वेस्ट कर पाए। और ये जब होगा तभी जाकर ये जो वोक इकोसिस्टम है बॉलीवुड का, जो अभी मेन स्ट्रीम बना बैठा है, पूरी मोनोपोली उनकी बनी बैठी है। बड़े बड़े मतलब जितनी भी मल्टीप्लेक्स चेन्स वगैरह हो, उन पर मोनोपोली बनी बैठी है इनकी, कि भाई हमें इतने स्क्रीन्स देने ही पड़ेंगे, हमारी फिल्म को इतने शोज देने ही पड़ेंगे, प्राइम टाइम के शोज चाहिए ही चाहिए, 80% शोज, 85% शोज हमें चाहिए ही चाहिए, तभी हम फिल्म देंगे आपको दिखाने के लिए। ऐसी मोनोपोली बना कर रखी है। तो अगर सच में हम एक बदलाव चाहते हैं, आने वाली जनरेशन को हम सही दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं, कला और साहित्य के क्षेत्र में अगर हम बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले ये जो मोनोपोली बनाकर रखी है कुछ लोगों ने, दादागिरी कह सकते हैं उसको, वो खत्म होना आवश्यक है। दूसरे लोगों को भी यहाँ पर जगह मिलना आवश्यक है। तो अभिषेक अग्रवाल जी, मैं तो उनका मतलब हृदय से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने द कश्मीर फाइल्स के बाद में द डेली फाइल्स के लिए जो विषय चुना है, और विवेक अग्निहोत्री जी उस विषय को पूर्ण रूप से न्याय देंगे, ये भी मुझे पूरा विश्वास है। और अभी द डेली फाइल्स के लिए अभिषेक अग्रवाल जी, विवेक अग्निहोत्री जी, उनकी जो टीम है वो पश्चिम बंगाल गई थी पूरा रिसर्च करने के लिए। गोपाल पाथा जी उनके उस क्षेत्र में जो डायरेक्ट एक्शन डे या 1971 के बंगाल जेनोसाइड के जो
विक्टिम्स रहे हैं, सर्वाइवर्स हैं, उनसे मिलने के लिए, वहाँ पर पूरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए, तो वहाँ पर उन पर हमला हुआ था। विवेक अग्निहोत्री जी ने स्वयं ये बात बताई, मैंने वो वीडियो भी आपको दिखाया था हमारी पिछली वीडियो में। आप ये वीडियो अवश्य देखना, यहाँ पर आपको वो मिल जाएगा पूरी क्लिप। तो अभी से द डेली फाइल्स का विरोध शुरू हो गया है, हम देख सकते हैं। बस वे वहाँ पर रिसर्च करने के लिए गए थे, टीम द डेली फाइल्स की, इसी कारण से। और साथ में ही ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा फिल्म बताया और कहा कि बीजेपी स्पॉन्सर्ड फिल्म है ये। और इवन द डेली फाइल्स को भी उन्होंने बीजेपी स्पॉन्सर्ड बताया। तो इसके बाद में फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं अभिषेक अग्रवाल जी, विवेक अग्निहोत्री जी, उन्होंने लीगल नोटिस भेजी है ममता बनर्जी को कि आपने ये आरोप कैसे लगा दिया। एक तो विषय भी उन्होंने बहुत साहसी चुना है, और इस प्रकार से इतने दृढ़ निश्चय के साथ में लीगल नोटिस भेजना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आशा करता हूँ कि अभिषेक अग्रवाल जी की आने वाली जो फिल्म हो द डेली फाइल्स, वो द कश्मीर फाइल्स से भी 10 गुना ज़्यादा बड़ी सफलता उस फिल्म को मिले। बाकी दोस्तों, आप द डेली फाइल्स के लिए कितने ज़्यादा उत्सुक हैं, मुझे अपने कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।